एक सेकंड। स्क्रीन शेयर हो गए। एसिडोसिस एंड एबीजी एनालिसिस। एसिडोसिस क्या है, जिसे हम बात करते हैं, हम न्यूरोथेरेपी में भी पढ़ते हैं एसिडोसिस और एल्कलोसिस। और ये न्यूरोथेरेपी का ही नहीं, कंसेप्ट नहीं है, और डॉक्टर्स भी आजकल बात करते हैं एसिडोसिस और एल्कलोसिस के बेसिस पे। और बहुत सारी जो एलिमेंट्स है, बीमारी है, उनको एसिडोसिस और एल्कलोसिस के कॉन्सेप्ट पे हम देखते हैं। तो क्या है ये एसिडोसिस और एल्कलोसिस? आगे चलते हैं। एसिडोसिस क्या है? एसिडोसिस वो कंडीशन है जब हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड का पीएच है वो जो है एसिडिक हो जाता है। मतलब इससे को भी हम और इजीली समझते हैं कि पीएच क्या होता है। मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि अ, हर किसी लिक्विड को हम किसी एक स्केल पे रखते हैं, दैट इज पीएच। पीएच पे रखते हैं, पीएच स्केल पे रखते हैं। और वो जो न्यूट्रल है, वो 7 जो है, उसका 7 नंबर जो है वो न्यूट्रल स्केल को अगर देखें तो स्केल में कितना भी, 0 से लेकर कितना भी हो सकता है। तो 7 नंबर जो बीच में आता है वो उसको हम न्यूट्रल मानते हैं। तो कोई लिक्विड जिसका पीएच अगर 7 है वो न्यूट्रल है, दैट इज वाटर। तो वाटर का पीएच जो है न्यूट्रल है 7। अगर 7 से नीचे जाएगा तो वो 7 से नीचे मतलब 7 से 6.9 या 66543 ऐसे जाएगा तो वो होगा एसिडिक, मतलब वो लिक्विड जो है एसिडिक है। और अगर 7 के ऊपर जाएगा, जैसे 7.1345 या आगे भी, तो वो हो जाएगा एसिडिक, सॉरी एल्कलाइन। तो इस पे हम स्केल पे पीएच को रखते हैं। मतलब ये किसी लिक्विड को नापते हैं कि वो अगर एसिडिक है, यानी मतलब देखा जाए तो खट्टा है, मतलब खट्टे की चीजें जो होती है एसिडिक को मानते हैं, उसको एसिड मानते हैं, जैसे एसिड खट्टा होता है। और बेस मतलब क्षार है। अगर अम्ल क्षार हमने पहले पढ़े होंगे आप लोगों ने साइंस की बुक में, तो क्षार मतलब एल्कलाइन साइड है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो है एक जनरल स्केल जिसमें हम किसी भी लिक्विड को रखते हैं। लेकिन अब हम ब्लड की बात करें तो हमारा जो ब्लड है वो, उसका पीएच जो होता है वो होता है 7.35 से 7.45, या बिल्कुल स्टैंडर्ड माने तो 7.4। तो 7.4 हमारे ब्लड का पीएच है, यानी कि हमारा ब्लड क्या है, अल्कलाइन साइड है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का 70% तो वाटर ही है। मतलब ऑलरेडी हमारे बॉडी में जब 70% वाटर है, तो वाटर जो है अल्कलाइन साइड, मतलब बेसिक वाला अल्कलाइन ज्यादा है, वाटर ज्यादा है। तो इसीलिए हमारी बॉडी का जो पीएच है, मतलब सॉरी ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 के बीच हो सकता है, या 7.4 एग्जैक्ट बिल्कुल स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो वो है। अगर अब हम बात करें कि ब्लड का जो पीएच है 7.35 से नीचे जाएगा, तो वैसे अगर नॉर्मल स्केल पे बात की जाए, जो स्टैंडर्ड स्केल है बाकी और लिक्विड के लिए, तो वो तो है, वैसे तो वो किसमें है, 7.35 से कम, यानी 7.3 मानते हैं। तो 7.3 देखा जाए तो एक जो स्टैंडर्ड स्केल है उसमें तो है तो एल्कलाइन ही। बट हम ब्लड की बात करें तो क्योंकि वो हमारे ब्लड की जो रेंज है उससे नीचे चला गया, तो वो हो गया एसिडिक। तो जहां हम बात करते हैं एसिडोसिस की, यानी हमारे ब्लड का पीएच जो है वो 7.35 से अब नीचे चला गया है, तो उसको हम बोलते हैं एसिडोसिस वाली कंडीशन। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे ब्लड का पीएच 7.45 से ऊपर चला गया, यानी वो 7.45 कंडीशन भी एल्कलोसिस में भी है। लेकिन फिर भी वो जो हमारा रेंज है, ब्लड की नॉर्मल जो रेंज है उससे ऊपर चला गया, यानी 7.45 से ऊपर, यानी 7.48 या 7.5 चला गया, तो उसको हम मानते हैं एल्कलोसिस वाली कंडीशन। यानी वो अब हमारा जो है एल्कलोसिस वाली कंडीशन में हम उसको रखते हैं, अब वो हमारा जो पीएच है वो बेसिक हो गया है, ठीक है। तो ये होता है एसिडोसिस और एल्कलोसिस। तो हम बात कर रहे हैं एसिडोसिस। तो एसिडोसिस का मतलब वो है जब हमारा ब्लड का पीएच एसिडिक हो गया है, यानी 7.35 से नीचे चला गया है, ठीक है। ये होता है
तो अब इसके लिए कौन पीएच को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में कौन से दो ऑर्गन होते हैं, लंग्स और किडनी। तो लंग्स और किडनी हमारे जो है इस बेस ब्लड के पीएच को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं अपनी तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि लंग्स क्या करते हैं कि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जो हमारे सेल के जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सेल के अंदर कोशिकाओं के अंदर जो भी कार्य होता है, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उससे CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स बाहर फेंकते हैं। जैसे पूरा प्रोसेस मैंने रेस्पिरेटरी समझाया था कि सेल से ब्लड वेसल्स में आई, कैपिलरीज में ब्लड वेसल्स में आएगी, फिर आगे जो कि जाके वो वेन से लंग्स के एल्वलाई तक पहुंचेगी और लंग के एल्वलाई तक फिर वो बाहर लंग से ट्रैकिया होते हुए बाहर चली जाएगी माउथ के थ्रू, नाक के थ्रू। ठीक है, तो वो इस तरह से जो हमारे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो बाहर छोड़ दी गई। इसी तरह से ये काम है लंग्स का। और ऑक्सीजन जो है हमने इनहेल की तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो इस पीएच को मेंटेन करने में लंग्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरा कौन सा ऑर्गन है, किडनी। हमारी किडनीज भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे पीएच को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किडनी हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स को, मिनरल्स को जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो निकालती रहती है। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स के ट्यूबुल्स होते हैं उनके अंदर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का प्रोसेस होता है कि जो जो भी सॉल्ट चाहिए उसको ले लेती है, जो नहीं चाहिए उसको बाहर फेंक देती है। तो इस तरह से किडनी भी मेंटेन करके रखती है पीएच की, जिससे जो बाहर फेंकना है, जैसे बाइकार्बोनेट, कितने बाइकार्बोनेट का आयन रखने हैं, कितने सोडियम आयन रखने हैं, कितने हाइड्रोजन आयन रखने हैं, तो किडनी डिसाइड करती रहती है। और लंग्स और किडनी दोनों मिलकर ही हमारे ब्लड की पीएच को नॉर्मल करने की कोशिश करते रहते हैं एक हेल्दी पर्सन में। तो वो होता है ब्लड का पीएच। तो अब जब इन दोनों में से कोई भी बिगड़ा तो एसिडोसिस वाली कंडीशन या एल्कलोसिस वाली कंडीशन पैदा हो जाती है शरीर में। ठीक है, तो एसिडोसिस वाली कंडीशन कब होगी कि जब पीएच जो है 7.35 से नीचे चला गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि एसिडोसिस की बात कर रही है। तो एसिडोसिस कितनी तरह की होती है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, क्योंकि हम देखते हैं कि दो ही बॉडी पार्ट्स हैं, या तो लंग्स या किडनी, जो संभाल रहे हैं इस पीएच बैलेंस को। तो अगर रेस्पिरेटरी मतलब अगर लंग्स की वजह से गड़बड़ हुई, कि लंग्स मतलब लंग्स ने कुछ अपना काम करना बंद, मतलब लंग्स अगर लंग्स की डिजीज है और लंग्स ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और अगर किडनीज की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है, तो वो प्रॉब्लम होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जैसे हम न्यूरोथेरेपी में देखते हैं कि हम जो फिंगर्स पे देखते हैं, फोर्थ फिंगर पे लेफ्ट और राइट, तो वो उसको हम देखते हैं रेस्पिरेटरी में। यानी जो फिंगर से डायग्नोस करते हैं वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कोलिसिस को मापते हैं, और उसको हम मुखादोती करा के ठीक कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब हम लीवर जीरो और म्यूकस जीरो चेक करते हैं तो हम वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस चेक करते हैं, यानी किडनीज की फंक्शनिंग को चेक करते हैं कि किडनी लिवर जीरो है तो एसिडो एल्कलोसिस वाली कंडीशन है, या म्यूकस जीरो में दर्द है तो वो एसिडोसिस वाली कंडीशन है। तो अब हम इनको अलग अलग से जानेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बीमारियां, जैसे कि हमने देखा कि लंग्स के प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने से या लंग्स में कोई गड़बड़ी होने से आए हैं, तो उसमें कौन कौन सी बीमारी होंगी, ब्रोंकियल अस्थमा होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा, एक्सवाइजीमा होगा, या निमोनिया होगा, रिस्पिरेटरी सेंटर इनिबिशन या एक्सवाइजिया। मतलब कहने का मतलब ये सारी लंग्स से रिलेटेड बीमारी है जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, मतलब लंग्स जो है प्रॉपरली CO2 को बाहर नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक क्या हो गया एसिडोसिस। हमने देखा कि मेटाबॉलिक का एसिडोसिस मतलब मेटाबॉलिक वाला किससे आता है, किडनी से आता है। तो जब किडनीज अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही हैं, यानी किडनीज जो है बाइकार्बोनेट आयन जो है ज्यादा निकाल रही हैं और ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा कम हो गई है। बाइकार्बोनेट मतलब एल्कलाइन प्रोडक्ट है, यानी एल्कलाइन प्रोडक्ट कम हो गया, यानी पीएच हो गया एसिडिक। तो ये जो बीमारी, तो जो सिचुएशन पैदा होगी वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस पैदा होगी, किडनीज की प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने की वजह से या बाइकार्बोनेट आयन को ज्यादा निकालने की वजह से। तो ये हो गई प्रॉब्लम जो है
मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे मालूम करेंगे कि उसको मेटाबॉलिक एसिड। हम तो न्यूरोथेरेपी में देख लेते हैं, हमें तो न्यूरोथेरेपी में तो हमें किसी एबीजी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। मतलब हम देख लेते हैं कि अगर राइट लेफ्ट वाली फिंगर में या राइट वाली फिंगर में दर्द है तो हम देख लेते हैं कि भाई ये तो रेस्पिरेटरी वाला मामला है। अगर लिवर जीरो म्यूकस जीरो में दर्द है तो हम ये देख लेते हैं कि ये मेटाबॉलिक मामला है। तो हमें तो किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, गुरुजी ऐसी व्यवस्था हमारे लिए करके गए हैं। बट डॉक्टर्स जो देख करते हैं, या हमें और डबली श्योर होना है कि हमारा डायग्नोस ठीक है या नहीं, तो इसके लिए जो होता है, ये जो जिससे मापते हैं वो होता है एबीजी एनालिसिस बोलते हैं, यानी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस इसको बोलते हैं, जिससे हम ब्लड की पीएच को मापते हैं, या इससे मालूम चलता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, या जो भी है। ठीक है, तो वो किससे नापते हैं, वो टेस्ट होता है एबीजी एनालिसिस। तो आप अगर किसी आपके किसी पेशेंट को अगर आपको लिखना हो कि ब्लड का पीएच देखना हो क्या है, तो आप उसको एबीजी एनालिसिस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कराए। तो उसमें होता है आर्टीरियल से ही, आर्टरीज से ही ब्लड जो सैंपल लिया जाता है और उसका गैस एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और उसको और भी कई नामों से जाना जाता है कि ब्लड गैस टेस्ट, या आर्टीरियल ब्लड गैसेस, या एबीजी, या ब्लड गैस एनालिसिस, और भी कई तरह से जाना जाता है, लेकिन जो नाम है वो एबीजी एनालिसिस ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एबीजी जो होता है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, उसमें क्या क्या मालूम चलता है। मतलब ये तो हमें पता है कि ब्लड का पीएच तो आएगा ही, क्योंकि ब्लड पीएच के लिए कर रहे हैं, तो 7.4 नॉर्मल, या 7.35 और 4.5 के बीच में आएगा हमारा पीएच। अगर कम है तो एसिडोसिस वाली कंडीशन है, अगर पीएच 7.45 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस वाली कंडीशन में है। कैसे हम कैसे क्या क्या दिखते हैं एबीजी एनालिसिस से, तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस में ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। जैसे कि पीएच मालूम चल जाएगा, वहां पे क्या है, नॉर्मल पीएच इतना है, उस जो भी पेशेंट का पीएच आएगा वो पीएच लिखा होगा, तो हमें मालूम चल जाएगा कि भाई 7 अगर उसका माना 7.2 आया है तो हमको मालूम चल गया कि वो उसको एसिडोसिस वाली बीमारी है। ठीक है, और इसका अगर 7.45 और ज्यादा आया तो उसको एल्कलोसिस वाली बीमारी है। लेकिन ब्लड का पीएच इतना वेरी नहीं करता है, क्योंकि 6.8 पे आने पर, दो मतलब 7.35 से होता है, और 6.8 आने तक तो व्यक्ति जो है कोमा में चला जाता है, और वो 6.8 तक तो डेथ ही हो जाती है। 7 से नीचे आने पर तो कोमा में चला जाता है, और 6.8 आने तो डेथ हो जाती है। इतना मेजर मतलब इतना चेंज होने पर ही जो है ब्लड की पीएच में कंडीशन एकदम बिगड़ चुकी होती है। और अगर इसी तरह से 7 मतलब 8 तक आने पर, 7.45 नॉर्मल है, 8 तक आने पर उधर अगर एल्कोलोसिस में 8 आ गया तो फिर डेथ हो जाएगी। तो मतलब इतना वेरिएशन नहीं होता है, और इसीलिए हमें भी म्यूकस जीरो, लिवर जीरो, यानी एसिड एटीएफ हम जो देते हैं न्यूरोथेरेपी में, एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला, एल्कलोसिस वाला, वो बहुत सोच समझ के यूज करने चाहिए, बिना देखे बिना चेक किए कभी भी एटीएफ एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला या एल्कलोसिस वाला फॉर्मूला नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम जरा भी हमारे गड़बड़ी से उसका ब्लड पीएच अगर क्रिटिकली लो या हाई हो गया तो वो बहुत खतरे वाली बात हो सकती है। ठीक है, अब और क्या मालूम चलता है हमें एबीजी से, पीएसओ2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये मालूम चलता है ऑक्सीजन कितनी है यानी ब्लड में, CO2 कितनी है, ये नॉर्मल वैल्यूज है, और बाइकार्बोनेट आयन कितने हैं, ये बीई है, बेस एक्सेस कितना है, ये नॉर्मल 2 होता है, और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इतना। तो ये ऑक्सीजन का सैचुरेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन यानी CO2 प्रेशर है, ये प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी आप देखो तो ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सैचुरेशन कितना है, और पीएच, तो ये सब मेंशन होता है। तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि वो क्या है। मतलब पीएच तो लिखा है, वो तो हमें एसिडोसिस और एल्कोलिसिस तो मालूम चली जाएगा सुपरफिशियली, लेकिन अब हम आगे ये फाइंड आउट करेंगे कि उसको रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कि आगे की देखिए, ये हमने देखा कि 4-5 पैरामीटर आएंगे निकल के। ठीक है, और हमने देखा कि उसके ब्लड में पीएच उसका ऊपर जा रहा है, यानी पीएच जो है, यहाँ पे आप देखिए ये रेस्पिरेटरी और यह लिखा हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे कि उसका पीएच जो है ऊपर जा रहा है, यानी 7.45 से ऊपर जा रहा है, और पीए यानी
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन से एसिडिक प्रोडक्ट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी तो क्या होगा, एसिड बढ़ेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से मिलती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो यानी ब्लड का पीएच एसिडिक की तरफ जाएगा। तो अगर CO2 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि वो, नहीं पहले हम ये देख रहे हैं ऊपर वाला, कि अगर पीएच बढ़ा हुआ है और CO2 की मात्रा कम है, यानी यहाँ क्या है कि कम क्यों हुई, कि नॉर्मल से कम हुई, इसका मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, लंग्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नॉर्मल से CO2 की मात्रा कम हो गई है। तो वहां पे पीएच तो बढ़ा हुआ है तो हमें मालूम चल गया एल्कलोसिस है, पर क्या कम हुआ है, नॉर्मल से CO2 की मात्रा कम हुई है, यानी कि वहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, रेस्पिरेटरी, तो यहाँ हुआ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि पीएच कम है, लेकिन क्या बढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है लेकिन तो पीएच कम है, यानी ये तो हमें मालूम है कि पीएच कम है मतलब एल्कलोसिस एसिडोसिस वाली कंडीशन है। बट क्या बढ़ा हुआ है, CO2 बढ़ा होने की वजह से वो एसिडोसिस हुई है, यानी यहाँ पे फिर वो अगेन क्या रिस्पॉन्सिबल है, लंग्स, यानी यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है। इसके विपरीत अगर हम ये देखें कि उसका पीएच जो है बढ़ा हुआ है, क्या उसमें बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट आयन बढ़े हुए हैं। तो हमने देखा कि बाइकार्बोनेट आयन बढ़े हुए से, किस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, एल्कलोसिस वाली कंडीशन हो गई है। तो यहाँ हमने देखा कि मतलब जब बाइकार्बोनेट आयन में ऊपर नीचे होगा तो वहां रिस्पॉन्सिबल है किडनी यानी मेटाबॉलिक, या CO2 कम ज्यादा है तो वहां रिस्पॉन्सिबल होगा लंग्स यानी रेस्पिरेटरी। और पीएच से हम मालूम कर सकते हैं कि एसिडोसिस या एल्कलोसिस। तो अगर पीएच कम है और बाइकार्बोनेट आयन कम है तो वो एसिडोसिस वाली कंडीशन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम CO2 कॉन्सेंट्रेशन से मालूम कर सकते हैं कि वो रेस्पिरेटरी है, और बाइकार्बन आयन के ज्यादा कम होने से देख सकते हैं कि वो मेटाबॉलिक है। तो ऐसे हम एबीजी एनालिसिस करते हैं। तो डॉक्टर्स केवल यही मतलब केवल एबीजी में केवल वैल्यूज आती हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन करने हमने सीख लिया तो हम उसके बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस है। तो मैंने आपको एबीजी एनालिसिस करना सिखा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा फिर आप पूछ लीजिएगा मुझसे। तो अभी क्या है कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो वो क्या होता है कि उसमें हमारे लंग्स और किडनी मिलकर दोनों कंपनसेट कर रहे होते हैं, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं और पीएच को बैलेंस रखने का काम कर रहे होते हैं, मतलब दोनों कंपनसेट करके आराम से काम कर रहे होते हैं, पीएच बैलेंस करने का काम करते हैं। लेकिन जब कुछ गड़बड़ होती है तो उसको बोलते हैं पार्शियली कंपनसेट, थोड़ी सी गड़बड़ है, पार्शियली कंपनसेटेड नथिंग इज नॉर्मल, यानी कुछ भी नॉर्मल नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा गड़बड़ है और दोनों कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पीएच बराबर आ गया लेकिन सब चीज गड़बड़ है, मतलब सब चीज गड़बड़ है लेकिन पीएच बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो फुल्ली कंपनसेटेड है, दोनों बेचारे गड़बड़ होने के बाद भी बावजूद भी कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होता है फुल्ली कंपनसेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि लंग्स और किडनी दोनों मिलकर कोशिश करते हैं पीएच को बैलेंस करने की। ठीक है। तो आई होप आपको ये एबीजी एनालिसिस समझ में आया होगा। और अब आप पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज इससे रिलेटेड हो आपको। सबसे पहले जोत गर्ग जी आप पूछ लीजिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ मैडम, थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए। हाँ जी। ये नॉर्मल बात नहीं है जो इतना डिटेल में आपने बता दिया। बट इसके नोट्स एक बार जरूर भेज देना, ताकि एक बार क्लियर नोट्स को ना पढ़ करके ना अपने माइंड को पूरी तरह सेट करके ना फिर एक आधी बार अगर कुछ जरूरत पड़ती है ना, तो क्वेश्चन जो है ना शायद अराइज हो जाए मस्तिष्क में। नहीं तो जो है ना क्लियरिटी का जो ना 90% से अब वही समझिए आप। ठीक है ना। अच्छा ये हाँ। थोड़ा सा एनालिटिकल जो विंग है ना, हम्म। भाई ये रेस्पिरेटरी है या उसका अपना बाइकार्बोनेट का डिस्टरबेंस है, इन दोनों चीजों को थोड़ा सा ना एक नोट्स वगैरह स्टडी करके ना तो ज्यादा डिटेल में जो है ना समझ पाऊंगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल मैं ना। मैंने, हाँ जी बिल्कुल मैंने नोट्स शेयर कर देने हैं आपने, और नोट्स में बिल्कुल ठीक। क्लियरली लिखा हुआ है। और
आप ये देखिए कि अगर जितना हम सिंप्लीफाई करके चलेंगे ना चीजों को, उतना ही हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें बस ये देखना है कि कहाँ गड़बड़ है। अगर CO2 पे गड़बड़ है तो रेस्पिरेटरी से समझ लीजिए, अगर बाइकार्बोनेट पे में गड़बड़ी है तो मेटाबॉलिक से समझ लीजिए, और उसको उस नजरिए से देखेंगे तो आप बिल्कुल इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे कि क्या कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है। वैसे तो हम न्यूरोथेरेपी में तो हम लिवर जीरो और म्यूकस जीरो और फिंगर से भी हम बहुत अच्छे से मालूम कर लेते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए एबीजी एनालिसिस सबको, सभी रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए, सभी एनालिसिस आने चाहिए, क्योंकि हम अब न्यूरोथेरेपी बढ़ रही है तो उस लेवल पे हम लेके जाएंगे तो हमें सारी रिपोर्ट्स वगैरह सभी एनालिसिस आने चाहिए। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन डायबिटीज के रिलेटेड, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया या कोई ऐसा डाउट हो? मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या किसी भी एज ग्रुप में ये डायबिटीज है, किसी भी एज का हो, सारे क्यूरेबल है न्यूरोथेरेपी से? बिल्कुल कोई भी 100%। टाइप, किसी भी टाइप का? हाँ, किसी भी टाइप का 100% क्यूरेबल है। तो मैंने आपको तो केस हमने डिस्कस कर ही लिए, मतलब केस किया हमने, सभी तरह के पॉसिबिलिटीज जो कॉजेज होते हैं वो डिस्कस कर ही ली। तो जब से सबसे क्रिटिकली जो हमारे लिए होता है वो होता है टाइप 1, क्योंकि वो ऑटो इम्यून रहती है तो उसमें टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, बट ये क्योर कर सकते हैं हम उसको आराम से। और बाकी टाइप 2 और जो बाकी चीजें बाकी हैं, जेनेटिक है ये, वो तो हमारे लिए बहुत इजी है और बहुत सभी कर लेते हैं वो तो, मतलब उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन टाइप 1 थोड़ा सा क्रिटिकली होता हैंडल करने, मतलब अगर सही से आप हैंडल करो तो आप कर सकते हो, कर सकते हैं। मैम मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ जी, हाँ जी। मैं भी ये, जैसे मान लिया खाली लोगों को शुगर शुगर तो रहता नहीं है, उनके हम्म। साथ उनको थायराइड का भी प्रॉब्लम रहता है, हाई बीपी का भी प्रॉब्लम रहता है, और आर्थराइटिस वगैरह जैसे घुटने के दर्द वगैरह ना, ये सारी चीजें ना कंबाइंड हो जाती हैं। हम्म। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि इतना लंबा ट्रीटमेंट तो कभी बन नहीं सकता कि भाई पहले सारी सारी चीजें कवर कर लें, लेकिन नहीं, थोड़ा नहीं। सा इसका इसका एक कंसाइज्ड रूप अगर वो भी बता देते तो बड़ा बढ़िया रहता। हाँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए ये तो एक जनरल ट्रीटमेंट मैंने बताया कि जो भी शुगर की, डायबिटीज स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए है, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट बनाते इसीलिए मैंने ऐसे नहीं बोला कि आप ये चूज कीजिए वो चूज कीजिए, क्योंकि हम न्यूरोथेरेपिस्ट, हमारे पास कोई पेशेंट एक बीमारी लेके तो आता नहीं है, और वो लेके ऐसे आता है कि भाई मेरा घुटना भी खराब है, मेरा कमर में भी दर्द है, मेरे को डिस्बल्ज भी है, मेरे को डायबिटीज भी है और हाइपोथायराइड भी हो चुका है और साथ में उसको बीपी भी हो रखा है, तो इतनी सारी बीमारी लेके आते हैं। तो वहां पे हमारा काम क्या होता है कि सबसे पहले हम उसको न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल किया, नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल दिया, जैसे हम सबसे सबसे पहले जो चीज हमें कंट्रोल करनी चाहिए ना, वो करनी चाहिए बीपी। और बीपी सबसे इजीली क्योरेबल है, और सबसे पहले उस पे काम कर लिया ना, तो जहां बीपी नॉर्मल होना शुरू हुआ उसके बाद फिर हम आते हैं फिर शुगर पे, क्योंकि शुगर के साथ साथ ये भी कंट्रोल होगा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हम वहां पे देते हैं ना। भाई कोलेस्ट्रॉल के लिए जो ट्रीटमेंट हमारा है वहां हमें काम क्या करना है, वहां पे हमें वही काम करना है ना कि उसका मेटाबॉलिज्म सही करना है। शुगर और बीप का मतलब हमने यहाँ पे ये ट्रीटमेंट दिया ना, जो हमारा टारगेट ट्रीटमेंट जो रहता है 10 × 3 इंसुलिन बताया ना, इंसुलिन दोनों पे ही काम करता है, शुगर पे भी काम करता है, ग्लूकोज पे भी काम करता है और फैट पे भी काम करता है। तो हम वहां पे जब 10 × 3, 10.4 था, 10.2 था, 1.11 × 6 और पी हेपरिन जहां हमने दिया ना, ये ट्रीटमेंट जो है हमारा दोनों पे काम कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल पे भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, और साथ साथ हम उसके थायराइड को भी टारगेट कर रहे हैं। तो केवल इसी ट्रीटमेंट से उसकी तीनों जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि है हाइपोथायराइड और जो है शुगर और मतलब डायबिटीज और जो है उसकी कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, वो तीनों ही साथ साथ चलती हैं। जैसे मैं अपने पास एक केस बताऊं कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिनको 67 एज में थी वो, और वो आई, उनको था पार्किंसन और साथ में था शुगर, जेनेटिक डायबिटीज थी, साथ में हाइपोथायराइड था, मेडिसिन ले रही थी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थे। मैंने सारी कॉम्प्लिकेशंस साइड में रखते हुए, बीपी भी था उनको, सबसे पहले नॉर्मल ये सब न्यूट्रलाइज करा, नॉर्मल वगैरह सब किया, साथ में सबसे पहले बीपी कंट्रोल किया। उसके बाद में आ गई उनकी टारगेट ट्रीटमेंट पे शुगर, केवल शुगर के ट्रीटमेंट के साथ देने से ही, और लास्ट में बस उसको वो पार्किंसन का छोटा सा 12 गैसाई और ये 20 में डुला ये सब कुछ देती थी।
उससे उनका शुगर कंट्रोल हुआ, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुआ, पार्किंसंस ठीक हुआ, मतलब क्या नहीं ठीक हो गया इसी से। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है कि प्रॉब्लम सबसे पहले कौन सी आई है, उस प्रॉब्लम की वजह से ही बाकी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो वो और रही बात की घुटने की दर्द की, तो फिर बीच वो घुटने दर्द में तो फिर हम अलग से अब आगे पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि घुटने की प्रॉब्लम आई क्यों है, क्या ओवरवेट की वजह से घुटने खराब हो रहे हैं या एक्चुअली घुटने में कोई प्रॉब्लम है। फिर घुटने का जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हम ठीक करेंगे तो वो सारी ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है, बीपी, थायराइड, तो वो हो जाता है। तो हमें थोड़ा कंबाइंड ट्रीटमेंट बनाना पड़ता है, लेकिन हो जाता है इजीली। ठीक है, और मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम एक बात पूछ रहा था, जैसे ऊपरला बीपी जो है 140 और निचला बीपी जो है नीचे डाउन की तरफ है 66, तो हम्म इस कंडीशन में क्या, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। इस कंडीशन बाकी होगी और कॉम्प्लिकेशन है उनको। हाँ, जैसे शुगर भी है और जैसे उनको वो भी है, पैरालाइज भी है। हम्म हम्म। देखिए हमारे पास हमें इनको डायस्टोलिक को छेड़ना नहीं है, शुगर भी है इनको, कॉल ट्रीटमेंट इसमें काम करेगा, क्योंकि कॉल ट्रीटमेंट जो है हमारा वो शुगर पे काम करता है, मतलब हाँ जी। शुगर भी कम करता है और साथ में ये सिस्टोलिक बीपी को भी कम करता है। तो हमें इसमें उनको पी हेपरिन नहीं देना है, क्योंकि पी हेपरिन से डायस्टोलिक कम होगा, तो पी हेपरिन वाला नहीं छेड़ना है इनको, और हेपरिन तो अभी छेड़ना ही नहीं है। अगर पैरालिसिस का पेशेंट है तो हेपरिन तो अभी स्टार्टिंग में तो छेड़ना भी नहीं है। तो आप कॉल जी ट्रीटमेंट है। दीजिए। मेरे पास भी एक केस था, लेकिन पैरालिसिस का केस नहीं था, लेकिन उनका भी बहुत क्रिटिकली केस था कि उनका नीचे वाला बीपी बहुत लो जाता था, मतलब कि समझे कि 50, मतलब मैं बड़ी मुश्किल से उनको लेके आई थी 60 पे, और हाँ जी, हाँ जी। ऊपर वाला बीपी उनका जब मेरे पास आने से पहले तो 200 क्रॉस करता था। तो ये ऐसे वाले पेशेंट जो होते हैं वो उनका मेन इश्यू रहता है किडनी का। तो आप देखिए कि उनको किडनी का कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि सिस्टोलिक बढ़ रहा है लेकिन डायस्टोलिक नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल हाँ या जी। नॉर्मल से कम है। तो वहां पे आप इनको दीजिए कॉल ट्रीटमेंट दीजिए सिस्टोलिक वाला, और किडनी क्लियर डालिए इनको। हाँ जी, इसमें किडनी उल्टा किडनी क्लियर चला है ना मैडम? हम्म मैं वही चला रखा है उनको। हाँ, उल्टा किडनी क्लियर और कॉल ट्रीटमेंट चलाइए, पी हेपरिन मत छेड़िएगा बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो वो बीपी को। हेमेटोमा है मैडम, उनको हेमेटोमा है। तो हेमेटोमा है उनको 12 साल से। हाँ तो अभी रिकवरी काफी आई है उनको, जैसे चलने में फिरने में हाथ उठाने में काफी रिकवरी आई है। 15 दिन के करीब हो गए उनको। हम्म हम्म। हाँ, नहीं हो जाएगा, इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये तो मतलब हेमेटोमा है तो देखो, पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी में टाइम लगता है, और अदर कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, क्योंकि वो अगर इतने टाइम से बेड पे या था, तो इसलिए उनको शुगर या बीपी ये सब तो रहता ही है, तो वो सब चीज हमें लेके चलना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा ये भी। कॉल आप दीजिए, कॉल ट्रीटमेंट दीजिए, उल्टा क्लिनिक दीजिए, तो दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। तो नॉर्मल होने के बाद कितने दिन तक चलाएं इनको, थोड़ा सा? देखिए मैं ये मानती हूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या मानते हैं, मैं ये मानती हूँ कि पैरालिसिस के पेशेंट को या उसको शुगर का प्रॉब्लम रहा हो तो 3 महीने लगते हैं। जैसे मेरे पास भी कोई पेशेंट अगर शुगर का आता है तो मैं तो साफ बोलती हूँ कि 3 महीने तो आपको लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन के 10 दिन के या 1 महीने की प्रॉब्लम में तो शुगर वाला पेशेंट हमारे पास आया नहीं था, वो ऑलरेडी 5 6 10 12 सालों से और 20 20 25 25 सालों से शुगर की बीमारी को लेके आया हुआ होता है, तो इसको हमें ठीक करने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। तो क्योंकि हाँ पैरालाइज भी, जी। हेमेटोमा भी हुआ है, पैरालिसिस, शुगर भी है, बीपी भी है, ये सब चीजें, तो आप मिनिमम ये मानिए कि 3 महीने तो उसको रिकवरी में पूरे लगेंगे। अब कितना ट्रीटमेंट दे हाँ चुके हैं, हाँ। कितनी रिकवरी हो गई है, उस बेसिस पे आप देख सकते हैं तो कितना। तो शुगर नॉर्मल आने लग जाएगी तब भी आप उसको, मतलब अगर पहले महीने में भी अगर नॉर्मल आने लग जाएगी तब भी आप उसको 3 महीने लीजिए, उसको पेशेंट को बोलिए कि अभी ये नॉर्मल आ रही है, आप ये मत समझिए कि नॉर्मल हो गई है, तो मतलब आप अगर ट्रीटमेंट छोड़ेंगे तो वापस रिवर्स कर सकती है, तो आप उस ट्रीटमेंट को 3 महीने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हम्म हाँ जी। ये है। थैंक यू मैडम। और किसी का कोई क्वेश्चन समझ में आया आपको? डायबिटीज मतलब कोई क्वेरी रह गई है कि डायबिटीज के ऊपर, या ऐसा लगता है कि अभी कि डायबिटीज अभी भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रह गया है जिसको जो सॉल्व नहीं हो सकता, या
किसी का मन में कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो कि जैसे अभी BS राणा जी ने पूछा कि न्यूरोथेरेपी से सभी सभी तरह की डायबिटीज क्योर हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तो ऐसा भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है कि या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता या हमने देखा नहीं, ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? मैडम कल जो नोट्स बताए थे वो आज भेजेंगे या कल भेजेंगे? मैं कल नोट्स को साथ में इसका ये वाला भी भेज दूंगी। आज ये वाला जो एसिडोसिस पढ़ाया है वो भी करके मैं कल रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी और नोट्स भी भेज दूंगी। दोनों चीज मैं कल एक साथ शेयर कर दूंगी। ये हिंदी में मिल जाएंगे मैडम? हाँ, हिंदी में ही करके मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार किए हैं इस बार। पिछली बार मैंने हाँ हिंदी जी। में नहीं लेट किए थे तो सारे को दोबारा करने में मुझे टाइम लग गया था, लेकिन इस बार मैंने साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रखे हैं। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़िए। हाँ ठीक जी। है? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और थैंक यू मैडम। किस एक चीज बताइए मैडम, जो आपने पहले क्लासेस लिए ना उनकी वीडियो मिल सकती है आपको? देखिए, उनकी वीडियोस मैं प्रिपेयर करूंगी अभी, क्योंकि मैं मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल जाती हूँ। अभी भी मैं बहुत कॉन्शियसली मैं रिकॉर्डिंग पे लगाती हूँ कि चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है इसीलिए। क्योंकि पिछली वाली कुछ ही क्लासेस की मैंने रिकॉर्डिंग की है। अब मैं दोबारा उनका वीडियो बनाऊंगी और वीडियो में आपका जैसे ही वीडियो बनते जाएगा वो मैं लिंक शेयर करती जाऊंगी आप लोगों के साथ में। ठीक है? थैंक यू मैडम, बहुत मेहनत करते हैं आप। चाहे 4 स्टूडेंट हो तभी पढ़ाते हैं आप, ये बहुत अच्छा है। आप देखिए, चाहे 2 लोग भी हैं तब भी आप क्लास लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। स्टूडेंट का टीचर का काम है पढ़ाना। अब स्टूडेंट पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे, मैं कोशिश ये करती हूँ कि सभी लोग आके पढ़े और आए क्लास में और क्वेरीज करें, क्वेश्चंस करें, क्योंकि टीचर को तभी अच्छा लगता है जब सामने वाला पूछता है। सभी बोलते हैं कि आप हमें रिकॉर्डिंग भेज दीजिए तो फिर हम बाद में सुन लेंगे, लेकिन एक्चुअली रिकॉर्डिंग सुनने में और साथ में क्लास लेके जो क्वेरीज जो करते हैं ना उसमें फर्क होता है। तो मैं तो ओपनली बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चन पूछिए, आपको नहीं समझ में आया वो पूछिए, या फिर भी डाउट्स रह गए वो भी पूछिए, लेकिन आप ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है। ठीक है? मैडम बहुत हेल्प मिलती है, बार बार उस चीज को पढ़ते हैं तो नई चीज कोई ना कोई निकल के आती है हर बार। हाँ, एग्जैक्टली exactly। मैं यही एक्चुअली क्या है कि हम जितना पढ़ेंगे उतना ही न्यूरोथेरेपी को हम अच्छे से समझ पाएंगे और एटलीस्ट हम अपने पेशेंट पे वो अप्लाई करके देखें तो हमें दिखता है कि वो रिजल्ट आ रहा है। अगर हम सुपरफिशियली देखें, जैसे अभी आप लोग कुछ लोग और ग्रुप्स में भी हैं वो देखते हैं कि सब लोग ऐसे पूछते हैं कि ये डायबिटीज का ये ट्रीटमेंट बताइए। तो सब लोग ये बोलते हैं कि जो सीनियर्स ऐसे बोलते हैं कि आप जब तक केस शेयर नहीं करोगे, हिस्ट्री शेयर नहीं करोगे तो हम नहीं बताएंगे। तो एक्चुअली यही बात है कि हम केस जब पेशेंट से जो कंसल्ट करते हैं ना, इतना सब कुछ पूछते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट वही बन जाता है। इनफैक्ट अगर आप पूछते पूछते आप डिसाइड कर लेते हो कि ये चलेगा, इसको ये चलेगा, वो चलेगा, तो ट्रीटमेंट तो वही हाथ के हाथ बन जाना होता है आपका। ठीक है? तो ये बस हमें पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में हम क्या देंगे, उस प्रॉब्लम में हम क्या देंगे। अब जेनेटिक हो गई, जीन्स भी डालेंगे। ऑटो बचपन से है, ऑटो इम्यून हो गई तो हमको ऑटो इम्यून भी क्योर